नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जियोग्राफी की क्लास में। इससे पहले हमने एक क्लास डाली जिसमें पूरी रणनीति पर बात कर लिया था कि क्या आता है यूपीएससी में जियोग्राफी के रिगार्डिंग और कैसे आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं, इन सब की पूरी बात हमने कर ली थी। इस क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले जो सबसे बड़ा हथियार होता है पढ़ने के लिए वो है किताबें। तो कौन सी किताब आपको पढ़नी है ये भी तो आप जानेंगे ना। आप पूछेंगे हमसे कि कौन सा किताब पढ़ना है, क्योंकि क्लास तो 20-25 मिनट की होती है, बहुत ज़्यादा हो गई तो आधे घंटे की हो गई, लेकिन बाकी दिन पड़ा होता है पढ़ाई करने के लिए। तो क्लास तो बस एक निर्देश देती है कि आपकी रेल किस पटरी पर जाएगी। पढ़ना तो आपको होता है, मेहनत तो आपको करना होता है। तो सबसे पहले बात किताबों पर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो बुक आपको लेनी है यूपीएससी के लिए वो एनसीईआरटी से बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी लेना है क्लास 9 से लेकर के 12 तक। ठीक है, यदि आपको मिल जाती है तो आपको जरूर परचेज करना चाहिए। ये आपके जियोग्राफी के बेसिक समझ को बढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, एटलस बहुत जरूरी है। बिना एटलस के जियोग्राफी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे पानी के बतासे में पानी ही ना हो। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि जियोग्राफी क्लास में बिना मैप की कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए जरूरी ये है कि जियोग्राफी की क्लास में आप एटलस ले करके बैठें। आप हर चीज को, एक एक चीज को, कोई पर्वत कहाँ पर है, कोई नदी कहाँ पर है, कोई ट्रेंच कहाँ पर है, कोई वेजिटेशन अगर बात हो रही तो कहाँ पर है, किसी क्लाइमेट की बात हो रही तो कहाँ पर है, इन सब को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और वो भी कहाँ पर, मैप पर। तब आप यूपीएससी के व्यू को भेद सकते हैं। ठीक है, उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो पहली बात कि रेफरेंस बुक में आप जो है कोई भी ले सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। ठीक है, एनसीईआरटी के बिना काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात यह है कि एटलस आपको जरूर लेना है। ठीक है, तो आप किसी भी कंपनी का एटलस लीजिए, मैं किसी का प्रचार नहीं करता हूँ, जो भी एटलस आपको समझ में आ रहा हो वो ले लीजिए जा करके। ठीक है, लेकिन ले लीजिए, बिना एटलस के जियोग्राफी की कोई पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, तो अब ये बता दिया कि किताब कौन सी लेनी है, उसको आप परचेज कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले हमारा जो रोज का जपना होता है वो ये है कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो नई क्लास है वो फटाफट आपको मिल जाया करे। जो नए लोग हैं उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि पहले सब्सक्राइब करें, कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्लास की। क्लास पे आते हैं और आज से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे जियोग्राफी के अंतर्गत विश्व का भूगोल। ठीक है, सबसे पहले हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, क्योंकि विश्व के अंतर्गत ही भारत आता है और भारत ने कभी भी अपने आप को विश्व से काट कर नहीं देखा है। हम लोग हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि पूरा संसार ही एक घर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम भूगोल में विश्व भूगोल को पढ़ेंगे, क्लाइमेट को पढ़ेंगे, पहाड़ों को पढ़ेंगे, नदियों को पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। और उसके बाद में आएंगे अपने प्यारे इंडिया पर, और इंडिया से संबंधित जितने भी जियोग्राफी के उदाहरण आए उन पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विश्व भूगोल। तो स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं आपके क्लास में। ठीक है, विश्व का भूगोल, ये रहा आपका विश्व का भूगोल। अब जब आप विश्व के भूगोल की बात करते हैं तो बात तो पृथ्वी के रिगार्डिंग ही होगी। और किसकी बात होगी, पृथ्वी के धरातल की बात होगी सबसे पहले। क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो मानव से संबंधित ही होगा। हर अवधारणाएं, हर सिद्धांत सिर्फ इसलिए हैं कि किस प्रकार मानवता की वृद्धि हो, किस प्रकार ह्यूमैनिटी आगे बढ़े, मानवता ग्रोथ करे, विकास करे। ठीक है, तो सब कुछ किसके लिए है, इसी मानव के लिए। मानव रहता कहाँ है, पृथ्वी पर। पृथ्वी के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई और ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मानव रह सकता है। हालांकि खोज जारी है, लोग लगे हुए हैं, वैज्ञानिक लगे हुए हैं, मंगल पर, चंद्रमा पर जीवन के तलाश में लगे हुए हैं, लेकिन वो कारवां लंबा है, कब कहाँ पर खोज पाते हैं वो उनका काम है, अपना काम वो कर रहे हैं। हमारा काम क्या है कि हमें वो पढ़ना है जो हमसे यूपीएससी पूछती है। तो बात की शुरुआत होगी पृथ्वी के आकृति से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, मैं इसीलिए हर चीज चित्र से पढ़ाता हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी में हर चीज आप चित्र से पढ़ेंगे
तो आपको समझ में आएगा। यह आपको दिख रहा है एक लगभग गोलनुमा आपको एक आकृति दिख रही है, इसको पृथ्वी कहते हैं। सबको पता होगा ठीक है पृथ्वी कहते हैं, लेकिन इसका आकृति जो है वो गोलीय नहीं है। ठीक है, इसका जो आकृति जो इसका शेप वो गोलीय नहीं है, इसका जो शेप है वो जियोड है, और वो अपने आप में किसी से मैच नहीं करता है। वो जो जियोड है वो अपने आप में किसी से मैच नहीं करता है। तो पृथ्वी पूर्णतया गोलाकार नहीं है, ये ध्रुवों पर चपटी हुई है, यानी कि जो पोल है ये और ये ऊपर वाला पोल यहाँ पर ये चपटी हुई है। ठीक है, तो इसे पूर्णतया गोल भी नहीं है। ठीक है, अब आपको पढ़ना क्या है, तो देखिए शुरुआत हम करेंगे अक्षांश एवं देशांतर से। हेडिंग आपको दिख रहा होगा ऊपर, अक्षांश और देशांतर की हम बात करें, यानी कि अक्षांश पर पहुंचे उससे पहले कुछ एक चीजें हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि उसी के रिगार्डिंग बात होगी। जब उसके रिगार्डिंग बात होगी और आपके दिमाग में इमेज नहीं बनेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये है आपका पृथ्वी, और ये लाइनें आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे बीच वाली लाइन है, जहाँ पर मेरी अभी मेरी उंगली आपको दिख रही होगी, इसे इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं, और हिंदी में इसको विषुवत रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री होता है। ये डिग्री क्या है ये आगे सब समझ पाएंगे, बस अभी आप ये जान लीजिए कि पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर यानी कि उत्तर दिशा में, आप जानते हैं कि ये उत्तर है और ये आपका क्या है पूरब है, नीचे जो है दक्षिण है, ये पश्चिम है। तो इक्वेटर के उत्तर में जितने भी स्थल हैं, जितनी भी संरचनाएं हैं, वो उत्तरी गोलार्ध की संरचनाएं होती हैं, और जो नीचे हैं वो दक्षिणी गोलार्ध की होती हैं। तो आप उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे इक्वेटर से ऊपर, तो यहाँ आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। उससे ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको एक आर्कटिक सर्किल मिलेगा, और उसके बाद में आपको पोल मिल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जब आप नीचे देखते हैं यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं, दक्षिण गोलार्ध में देखते हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलता है यानी कि मकर रेखा मिलती है, और उसके बाद में आर्कटिक सर्किल मिलता है, और फिर आपको यहाँ पर पोल मिल जाता है नीचे। तो ये है ओवरव्यू जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि जब तक ओवरव्यू आप नहीं जानेंगे आप अक्षांश को नहीं समझ पाएंगे, आप देशांतर को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये ओवरव्यू आपने देखा। अब हम बात करते हैं अक्षांश की, चलते हैं अपने स्लाइड की ओर। ठीक है, ओके, अब देखते हैं कि अक्षांश क्या है। तो अक्षांश की परिभाषा आप देखेंगे सिंपली यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। अक्षांश वह कोण है जो विषुवत रेखा तथा अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर कोण बनाता है। अक्षांश क्या है आपका? अक्षांश वह कोण है। अक्षांश अपने आप में क्या है? एक कोण है, एक एंगल है। अक्षांश वह कोण है जो विषुवत रेखा को तथा किसी अन्य स्थान के बीच की दूरी के साथ में केंद्र पर कोण बनाता है। किसी केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर कोण बनाता है। यहाँ पर आगे आप देखेंगे चित्र में, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, कहाँ पर कोण बनाता है? पृथ्वी के केंद्र पर, जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो ये आप देखेंगे, शायद आपको दिख रहा हो, ये मैं आपको थोड़ा सा मैं अपना ये छोटा करता हूँ और ये समझाने की आपको मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये आप जो देख रहे होंगे, नॉर्थ पोल आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा है, नीचे साउथ पोल आपको दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप एक चीज़ देख पाएंगे कि ये 40 डिग्री जो आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो 40 डिग्री आपको दिख रहा है, और यहाँ पर 0 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, तो जो ये 0 डिग्री है आपका, ये है विषुवत रेखा, और ये 40 डिग्री है ना, यही है आपका अक्षांश। क्या है आपका अक्षांश? क्योंकि विषुवत रेखा के साथ ये कोण कहाँ पर बन रहा है? केंद्र पर बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? 40 जो है लैटिट्यूड, यानी कि 40 अक्षांश इसे आप कह सकते हैं। तो आप समझ के होंगे कि अक्षांश का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो लोग परिभाषा लिखना चाहते हैं वो लोग परिभाषा लिख सकते हैं और चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को परिभाषा लिखना है उनके लिए मैं स्लाइड ऊपर कर दे रहा हूँ, वो परिभाषा यहाँ से लिख लें। तो आप लिख लेंगे अक्षांश की परिभाषा क्या होती है? अक्षांश वह कोण है जो विषुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। ठीक है, तो ये हो गई परिभाषा, और इसके नीचे आपने ये चित्र देख लिया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये चित्र आपके लिए बहुत काम के हैं। ठीक है, इसके अलावा ये चित्र मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखेंगे आप, ये फिगर जो है ये 3D फिगर है।
क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी किताब या जो स्क्रीन में भी आपको दिखा रहा हूँ, ये 2D में आपको चीज़ें दिखा रही है, ठीक है। क्या दिखा रही है? 2D में दिखा रही है, 2 डायमेंशनल में आप उन चीज़ों को देख पाते हैं। लेकिन पृथ्वी जो है आपकी वो 3 डायमेंशनल है, वो 2D नहीं है, 2D से वो ज़्यादा है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि कैसे आप उसके अंदर के भाग को देख पाएंगे? तो 3D डिजाइनिंग के थ्रू आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 3D डिजाइनिंग के थ्रू, यहाँ पर मैंने एक चित्र लिया है और आप देखेंगे कि पृथ्वी की एक भाग को काट करके आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली कि ये पृथ्वी का केंद्र है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? पृथ्वी का केंद्र है। और आप जानते हैं कि जो विषुवत रेखा है, इसी के साथ जब कोण बनता है तो वो क्या होता है? अक्षांश होता है। तो ये जो पार्ट आपको यहाँ पर ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाली जो रेखा आपको सफेद दिख रही है, ये क्या दिखा रही है आपको? ये आपको दिखा रही है कि ये जो खड़ी वाली रेखाएं हैं ये होती हैं देशांतर, लेकिन जो ये बड़ी वाली रेखाएं हैं जो विषुवत रेखा के समांतर होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। हाँ, यदि आप अक्षांश की बात करेंगे तो अक्षांश एक कोण है और अक्षांश रेखा क्या है? उन एक समान बिंदु के साथ जो रेखा जो है मिलान करती है वो अक्षांश रेखा होती है, ठीक है। तो ये चित्र जो है वो आपको बहुत सहायता करेगा इन चीज़ों को समझने में। चलिए आगे चलते हैं, अगले स्लाइड पर बात करेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो उसको आप देख पाएंगे यहाँ पर कि ये है आपका 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा। विषुवत रेखा भी अपने आप में एक प्रकार का जो है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, क्योंकि वो भी उसी के समांतर जो रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो विषुवत रेखा आपकी क्या है? एक अक्षांश रेखा है। उससे जब आप 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो आपको मिलता है कर्क रेखा, और उसी से ऊपर यानी कि उत्तर की दिशा में ही जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? एक आर्कटिक वृत्त मिलता है जो कि 66.5 डिग्री पर मिलता है आपको, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। जब आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो आपको 23.5 डिग्री पर मकर रेखा मिलता है और 66.5 डिग्री पर आपको अंटार्कटिक वृत्त मिलता है। ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। ये चित्र आप बना लेंगे अपने कॉपी में, ये बहुत ही काम की है। जो लोग अभी कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं, पहली बात तो कॉपी पेन लेकर के बैठा कीजिए। अगर नहीं बैठे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये चीज़ें आपको हमेशा से जो है याद रहेंगी। अभी जब आगे बात होगी अक्षांश रेखाओं के बाद जब हम कटिबंध की बात करेंगे तो वहाँ पर मैं ये चीज़ आपको समझाऊंगा कि उष्ण कटिबंध क्या है। इसके बाद में आप देख पाएंगे कि शीतोष्ण कटिबंध क्या है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध क्या है और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध क्या है। उसके बाद में आप शीत कटिबंध समझ पाएंगे। वो सारी चीज़ें आगे आपको समझ में आएंगी। यहाँ पर हम केवल भी अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चित्र आप जरूर बना लेंगे। इन चित्र के माध्यम से जब आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पर, ठीक है, कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में, उनके गुण क्या है, यानी कि उनके बारे में जो और फैक्ट्स पूछे जाते हैं वो क्या हैं, वो हम अगली क्लास में समझेंगे। स्लाइड हमारी वीडियो तैयार है, बस आपको अगली क्लास का वेट करना है। तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। कोई सवाल पूछना है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। बहुत बहुत धन्यवाद।